बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़िम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने D8 ममालिक की सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि गजा में जंग बंदी के बगैर खित्ते और दुनिया में अमन मुमकिन नहीं है। गजा में जारी बर्बरियत की मजम्मत करते हैं, जबकि दूसरी जानिब जिला कुरम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने 20 दिसंबर को सूबाई एपिक्स कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी हैं। कोई बात नहीं, पाबंदियां तो आयद होती रहती हैं और पाबंदियां तो चाइना पे अमेरिका की चाइना की पे और रशिया पे और इस पे और ईरान पे और अरब ममालिक पे उसकी और उस पे उसकी, तो ये पाबंदियां जो है ये तो चलती रहती हैं और इसी के दौरान मुल्क आगे बढ़ते हैं और उसमें रियासतें अपना काम करती हैं। तो ये मैं इसको बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा पाबंदियों को। हम देखें, हमने कोई अमेरिका से पूछ के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था या उनकी मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की ना इस पे गुजरे सालों में, बात भी होती रही पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हवाले से। तो वो उनके पास तो एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि कितने पाकिस्तान के पास वेपन्स हैं। मतलब कभी वो 150 बना देते हैं, कभी 200 बनाते हैं, कभी वो सब आगे पीछे दाएं बाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो एक कंसर्न उनका हमेशा रहा और ख़त्म हो गया वो एक दौर में, वो आया था ये 9/11 के बाद कि जी वो दहशत गर्दों के हाथ ना लग जाएं और ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, बड़ा एक पूरी कंपेन मुनज़्ज़म चली थी। मगर उसके बाद फिर ये हुआ था कि उनका ये जो आखिरी जब यानी अभी तस्करा है, लेकिन इससे पहले बहुत साल पहले फिर ये बात हो गई थी कि चंद महफूज तरीन जो प्रोग्राम्स हैं, सारे ही महफूज तरीन होंगे यकीनन, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो महफूज तरीन प्रोग्राम है और उसके साथ ही जो है वो मिस्टीरियस भी है, पुरस्रार भी है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है। और उसके साथ जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पुरस्रार भी है, पुरस्रारियत भी है उसके बारे में। क्योंकि उसकी वजह ये पुरस्रार इसलिए कह रहा हूँ कि उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है कोई। मतलब आप मुख्तलिफ अदारों की अगर आप बाहर जाके देखें ना, रिपोर्ट्स जो आती रहती हैं, तो हर एक की रिपोर्ट डिफरेंट होगी, क्योंकि इतने वॉरेंट्स हैं, इतने मिसाइल हैं, तो कहेगा नहीं इतना है ये ऐसे है ऐसे ऐसे। तो एक गुमगू की कैफियत पाकिस्तान ने रखी हुई है, जो कि जब मतलब ठीक है पॉलिसी अगर पाकिस्तान की तो ठीक है, लेकिन ये कि मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मुख्तलिफ अगर थिंक टैंक्स की बात सुने ना या कॉन्फ्रेंस में जाएँ तो वहाँ एक गुमगू की कैफियत होती है। लेकिन यह है कि अगर आप उसकी असल जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल रेंज है वो बहुत बड़ा इलाका कवर करती है। अगर हम उस नक्शे में देखें ना, जहाँ तक पाकिस्तान का जो शाहीन 3 का जो हुआ था, तो उसके बाद ये जो उनकी रिपोर्ट्स आई थी तब उस वक्त, तो उसमें तो ये था कि जी ये जो है ये अगर आप इस दायरे में देखें तो ये तो कहीं टर्की, इजिप्ट इस तरफ चले जाए तो पूरा का पूरा ये इसराइल को लेता है अपने हाथे में, ये पूरे इसराइल को ले लेता है अपने हाथे में। ये देखें पाकिस्तान, और फिर उस तरफ जाता है तो इंडिया से भी आगे वो कहीं जो है वो थाईलैंड तक जो है वो, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी रेंज है ऊपर और फिर नीचे अगर आप जाएँ तो। और आज इत्तेफाक से ये हुआ तो मैं इसको इतनी पाबंदियाँ लगती रहती हैं, वो तो अब आगे और लगेंगी सारे मुल्कों पे। ये खेली ट्रेड वॉर तो शुरू हो रही है ना, तो इसमें मतलब उस पर लग गई, उस पर ये तो पाबंदियों में तो ये तो चलता रहता है काम। लेकिन एक मुल्क इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में असल जो इशू है वो ये है कि जी आप अपनी खारजा पॉलिसी, अंदरूनी मामलात जो है आपके और इकॉनमी और ये जो सियासी इंतशार है और ये सारा, इसको काबू रखें अंदर के मामलात को। बाकी ये पाबंदियाँ बाहर की दुनिया, जब आप अंदर से आपके प्रॉब्लम्स ना हो तो ये पाबंदियों का ख़ास असर नहीं डालती। दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा आज इत्तेफाक ये हुआ कि मैं इसके ऊपर आज देख रहा था ये न्यूक्लियर के हवाले से ना, तो हमारे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो उसको बड़े तवील अरसे तक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अब रिटायर हो गए हुए हैं खालिद कदवई साहब, वो जो हैं वो SPD के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न के, और फिर वो नेशनल कमांड अथॉरिटी से भी उनकी वाबस्तगी।
तो वो एक मैं ये देख रहा था कि कहीं पे इसको पता चले कि ये क्या न्यूक्लियर के हवाले से थोड़ा सा मैंने ज़रा से किया, तो आज जो है वो एक और इसी हवाले से बात आ गई, कदवई साहब के हवाले से ही बात आई। वो ये कि आज लाहौर में ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बात। अच्छा, इसकी कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसको यहाँ पब्लिकली मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा इस वक्त, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आज लाहौर में एक पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज PNWC, उनका आज एक उनकी कॉन्फ्रेंस हुई आज। अच्छा, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि लोगों को नहीं बुलाया गया, मखसूस उसमें लोग थे, लेकिन वहाँ पर खालिद गदवई साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद गदवई साहब थे, और उन्होंने वहाँ पे कीनोट एड्रेस किया। और फिर वहाँ पर जो है वो एजाज़ चौधरी साहब थे, जो कि सेक्रेटरी खारजा रहे हैं। फिर और भी काफ़ी लोग हैं उसमें, मुख्तलिफ वाइस एडमिरल्स हैं और बाकी लोग हैं, डॉक्टर ज़फ़र नवाज जसपाल साहब हैं, ये सारे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, और इसमें सेशंस बहुत से हैं, इसमें जो है वो आर्म्स कंट्रोल में मेरे टाइम डोमेन बहुत यानी इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, और उसमें जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड सी बेस्ड डिफरेंस इन इंडियन ओशन और ये सारा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अच्छा, इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो हैं फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट जनरल ज़ुबैर महमूद हयात। अच्छा, अब मैंने वहाँ से जो मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, कैनेडियन कॉलेज फॉर वुमेन जो है वो, मिनहाज यूनिवर्सिटी, फिर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, पंजाब यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स भी इसमें थे, ठीक है ना। वॉर कॉलेज की फैकल्टी भी थी, तो मतलब थे, अब ओपन था या MPhil लेवल के लोग थे या क्या थे, बहरहाल स्टूडेंट्स थे। लेकिन इसमें जो है बलूचिस्तान से भी आए हुए थे, अच्छा, और मुख्तलिफ जगहों से MPhil लेवल के थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें जो बाकी स्पीचेस थी, एक तो उनकी जो खालिद गदवई साहब की स्पीच बड़ी सारी इंपॉर्टेंट स्पीच थी, लेकिन जो ज़ुबैर हयात साहब की गुफ्तगू में 3-4 पॉइंट्स उसमें निकाले, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने एक तो इंटरेस्टिंग बात ये कि इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन जो है वो इंडियाज़ ओशन नहीं है। इंडियन ओशन जो है वो इंडियाज़ ओशन नहीं है। एक तो ये बड़ा एक अच्छा जुमला है, इंटरेस्टिंग। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो सेल्फ क्लेम इंडियन ओशन है ना, यानी नोशन, ओशन की बात नहीं कर रहा मैं, नोशन कि यानी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया ही है। ये जो है ये वो कहते हैं कि इंडियन न्यूक्लियराइजेशन है इस पूरे रीजन की। ये जो IOR है, ठीक है ना, इंडियन ओशन रीजन जो है, इसको न्यूक्लियराइजेशन इसकी करने के लिए ये मंत्र आगे किया गया है इंडिया की तरफ से कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है यहाँ पे इस रीजन में। और फिर उनका ये भी कहना है कि ये चैलेंजेस वगैरह और बाकी भी वहाँ पे स्पीचेस हुई, डिस्कशंस हुए, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात थी कि वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया इसको, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को, एनर्जी और इकोनॉमी के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो जुमला है ना कि इंडिया ने न्यूक्लियराइज कर दिया है पूरे इंडियन ओशन रीजन को, इस पे उनका एम्फेसिस था। और फिर ये कि पाकिस्तान को अपना कोस्ट और जो इकोनॉमिक जोन्स हैं और मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं। अच्छा, फिर उसका उन्होंने जो नुक्ता बनाया वो ये कि इंडिया ने ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो है, ये कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, तो 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स और ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, और 6 को वो वहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो अब मेरे बाकी और भी बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे, डिस्कशंस हुए और सारी बात हुई पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये बात बड़ी अच्छा, ये बहुत ज़्यादा पब्लिक भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए ये मेरे ख्याल से अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ना, तो वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो इंडियन ओशन रीजन के ऊपर पाकिस्तान पूरी स्टडी कर रहा है, और स्टडी भी कर रहा है, और एक इंडो पैसिफिक या
उसको आप जो भी नाम दें, इस पूरे रीजन की भी, यानी जो हमारा मशरिक है उसकी एक पूरी पॉलिसी भी पाकिस्तान गालिबन डिज़ाइन कर रहा है। जो मुझे आज के प्रोग्राम के जो डिस्कशंस था, ख़ास तौर पे जो खालिद कवई साहब और जनरल ज़ुबैर हयात साहब के जो मैं गुफ्तगू सुन रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सारा जो है ये इसका मतलब है कि कहीं खामोशी से हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते, कुछ चीज़ों के ऊपर खामोशी रहते हैं, तो उसकी वजह से तो एनीवे तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से एक इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक पॉलिसी भी बन चुकी है या शायद बनाई जा रही है, या जो भी, मैं उसकी डिटेल्स इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था आज का। और उसी दिन के हवाले से जब ये न्यूक्लियर के हवाले से बात हुई सारी। अच्छा, अब मैं ये जो बात कहता हूँ ना, पाबंदियाँ, ये तो देखें, रशिया पे पाबंदियाँ लगी तो पाबंदियों ने तो काम नहीं किया, जंग चल रही है अभी भी, और ये यूक्रेन वाली, ईरान पे पाबंदियाँ लगी, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ, जब न्यूक्लियर हुआ था तो पाकिस्तान पे लग गई थी पाबंदियाँ। तो ये पाबंदियाँ तो इंडिया पे लग जाती हैं, तो कभी किसी मुल्क पे लग जाती हैं। तो ये जो है ये इसी के दौरान जो है वो चल रहा होता है मामला। अमेरिका पे भी लगा देते हैं कई मुल्क, अमेरिका पाबंदियाँ देखें ना, अमेरिका की जो किसी मुल्क से अमेरिका की दुश्मनी चल रही तो पाबंदी लगा देता है। चाइना के भी, ये अमेरिका पे हमने टैरिफ उन पर फेंके, उन्होंने, ये चलता रहता है। असल ये है कि जो दाखिली इंतशार है वो ख़त्म होना चाहिए, जो कि उम्मीद करता हूँ कि कम होगा, उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में। लेकिन दुनिया में बढ़ रहा है, और दुनिया में बढ़ रहा है, उसकी शिद्दत और उसकी हिद्दत जो है वो पाकिस्तान को महसूस हो रही है या होगी आने वाले दिनों में। तो वो कहते हैं ना, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। पाकिस्तान अपनी सीट बेल्ट्स को बांध के रखे, वो फ्लाइट में टर्बुलेंस, शदीद टर्बुलेंस का जो है ना, एक पूरा आलमी त्यारा जो है वो एक टर्बुलेंस का शिकार होने जा रहा है, ठीक है। तो सब अपनी अपनी सीट बेल्ट्स जो है ना, सारी रियासतें वो बांध के रखें। ये देखें कि कितने दिनों के अंदर शाम नाम का मुल्क नक्शे से गायब हो गया, सीरिया नहीं है। देखें कितने, एक अजीब बात है कि हफ्ता भी नहीं लगा, 10 दिन में और वीकेंड के ऊपर वो ख़त्म, और पूरा का पूरा एक मुल्क दुनिया के नक्शे से गायब हो गया 100 साल के बाद तकरीबन। उससे पहले ज़ाहिर ऑटोमन का ही वो हिस्सा था, तो उसका नक्शा डिफरेंट था। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा, वाक़यात में तेज़ी आ गई, और आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आएगी। पाकिस्तान मज़ीद तैयार रहे, सारे मुल्क तैयार रहें टर्बुलेंस के लिए। मैंने आपसे कहा ना, मुल्क तैयार रहें, अगले हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, ये कोई सुकून आराम से सोने के दिन नहीं आ रहे। ये बहुत शदीद पूरी दुनिया में एक हंगामा आ रही, और जंगें और फसाद और बहुत कुछ होने जा रहा है, ठीक है। मतलब जो अंदाज़ा हम लगा रहे हैं कि जिस तरफ दुनिया जा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की तरफ जा रही है। पाबंदियाँ लग रही हैं, ये हादसा आप देखें जो यूनान के करीब जो एक अब ये, इसको मैं आज किसी और नज़र से देख रहा हूँ। ये जो ना वाक़या पेश आ गया, तो जी इसमें कि ये थे, ये बच्चे आपने देखे हैं, उनके पासपोर्ट्स, छोटे कम उम्र बच्चे जो वहाँ पे कश्ती डूबी है, ये क्यों जा रहे हैं लाखों रुपया दे के, ये लाखों रुपया का वीज़ा दे के ये यहाँ पे क्यों जा रहे हैं बाहर? क्या इन लाखों रुपए से ये कोई काम नहीं कर सकते पाकिस्तान में, या यहाँ पर इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? क्या वजह है? ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, और भी मुल्कों में, लेकिन इसकी यहाँ ये तो कह दिया ना, ह्यूमन स्मगलर हैं, फलाना, ये कहानी हमने सुनी हुई है बहुत दफ़ा इतने सालों से। लेकिन ये है कि लोग इस वक्त ये बच्चे क्यों जा रहे हैं? मैं वो छोटे बच्चों के पासपोर्ट देख रहा था, वीज़े लगे, वो बहुत छोटी उम्र के बच्चे, कि हम चले जाएंगे तो बाहर जो है वो पता नहीं जाके, और यहाँ तो कोई काम नहीं हो। क्या इन बच्चों को कोई बताने वाला है कि यहाँ पर भी कोई कुछ हो सकता है? इतने लाख रुपए आप स्मगलर्स को दे के, उसके बजाय, और बाहर का वीज़ा लगवा के यहाँ पर भी आप कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं, कोई ऐसा कोई है जो इनको ये बताए? मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन ये है कि वो ह्यूमन स्मगलर्स उनको हम कोस रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो यहाँ से जा रहे हैं और जो नाउमीदी की सूरत में मुल्क छोड़ रहे हैं इस वक्त, उनको भी तो किसी ने रोकना है ना, उनको भी तो समझाना है, किसी ने बताना है कि भाई ये इस तरह बच्चों नहीं करो। उनको कोई, ये ऊपर जो हंगर गेम्स चल रहे हैं, इनसे जान छूटे तो नीचे पता चले ना हमें कि क्या हो रहा है नीचे। इंटरनेट कौमी सलामती का मसला बन जाए, इससे बड़ी कोई वाहियात बात मेरा नहीं ख्याल कि कोई हो सकती है। अच्छा, अब आप आ जाएँ कि हिजान क्या है पूरी दुनिया में।
हिजान देखें, इवेंट्स देखें क्या क्या हैं, 24 घंटों को करते हैं सम अप, वही सीरिया वही सारा। लेकिन आप ज़रा देखें कि क्या, पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी एनुअल होती है और बड़ी इसका बड़ा इंतज़ार होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि इसमें वो ज़ाहिर है मतलब सिलेक्ट सवालात ही होते हैं, लेकिन ओपन होता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि यार इसके बारे में सवाल नहीं हुआ उनसे। तो वो जो है वो पब्लिक भी कर रही होती है, मीडिया भी कर रहा होता है। इस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफ़ी इंतज़ार होता है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी उन्होंने खुली टुली काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। एक तो उन्होंने जो है वो जो जो इंटरेस्टिंग उनकी तरफ से बातें हुई हैं, वो एक तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो ये जो कुछ सीरिया में हुआ है ये शिकस्त नहीं है किसी भी तरह से, ये जो है ये शिकस्त नहीं है हमारी, यानी ये जो है ये किसी तरह से भी रशिया की शिकस्त नहीं है जो कुछ शाम में हुआ है। और यह है कि यहाँ पर हम बिल्कुल तैयार हैं इस सारे मामले के लिए कि इसको किसी भी तरह से हम आगे बढ़ के ट्रंप का से बात करने को तैयार हैं, यानी मैं बात करने को तैयार हूँ, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। और मैं यूक्रेन समेत किसी भी वक्त जो है वो तैयार हूँ, मुलाकात के लिए भी तैयार हूँ। 3-4 साल पहले मेरी बात हुई थी, 4 साल पहले गालिबन ट्रंप से, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। लेकिन ये कि मिलना हो किसी भी वक्त, ये टेलीफोन पे बात करनी है तो कोई मसला नहीं, मैं अवेलेबल हूँ, वो भी जब हो तो कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने ट्रंप साहब के लिए ओपन, ठीक है ना, बिल्कुल उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, मेरा और ट्रंप का कोई मसला नहीं है, तैयार है बात करने के लिए। फिर उन्होंने दूसरी बात बड़ी मज़ेदार की, उन्होंने कहा कि ये जो ओरिशनिक उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, अच्छा ये जो ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो अभी उन्होंने जो पिछले महीने मेरे ख्याल से 21 तारीख को शायद टेस्ट किया था उन्होंने, और वो जो ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है उन्होंने, अच्छा इसके बारे में, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये जो है, जब रशिया का कहना ये है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जा सकता है, और जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, जो अमेरिकन हैं उनका कहना ये है कि ये हाइपरसोनिक तो है, लेकिन ये जो है ये इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है, बल्कि ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी IRBM है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम ये 7th स्लाइड देखें ना, तो इसमें वही इस तरह से डेफिनेशन है कि इंटरकॉन्टिनेंटल तो 5500 से ज़्यादा होता है, ये उससे ऊपर की रेंज में है। यानी ये ऐसा मिसाइल है जो कि यूरोप को तो हिट कर सकता है, यूरोप के तमाम हिस्सों को, लेकिन अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता। अमेरिका का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि ये जो है ये यूरोप के किसी भी हिस्से को हिट कर सकता है, लेकिन हम तक नहीं आ सकता। ये पिछले महीने इन्होंने टेस्ट किया था, यानी पहली दफ़ा फायर किया था इन्होंने, और ये इन्होंने उस वक्त किया था जब ATACMS जो हैं वो अमेरिका ने इजाज़त दे दी थी यूक्रेन को कि वो यूज़ करे, और उसके बाद फिर स्टॉर्म शैडोज़ यूज़ हुए थे, तो फिर ये यूज़ हुआ था। अभी हम इसको कर चुके हैं डिटेल में डिस्कस ना, कि वो यूक्रेन इजाज़त मांग रहा था कि हम अमेरिका में इजाज़त दे, फिर बाइडेन ने इजाज़त दे दी थी, फिर वो उन्होंने फायर किया, फिर वो पूरी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हुई, अभी 1 महीना पहले सारा कुछ हुआ है। लेकिन आज जो है वो उन्होंने जो ये कहा कि जी ये जो है ये यूरोप तक पहुंच सकता है, अमेरिका तो आ नहीं सकता। तो आज प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि ये जो गार्डियन ने लगाई है ना कि रशिया रेडी फॉर मिसाइल ड्यूल, मतलब आमने सामने एक मिसाइल आप चलाओ, एक हम चलाते हैं। वो जो होता है ना, वो जो पहले होता था चलते चलते पलटे और फायर किया, तो उन्होंने कहा ये जो है ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि एक उधर से आप चलाओ, एक इधर से हम चलाते हैं। ये हमारा जो सिस्टम है, ये तमाम इस वक्त दुनिया के जितने सिस्टम्स हैं, सारे डिफेंस सिस्टम, आपका मिसाइल अगर हमें हिट कर गया और हमने डिफेंस से उसको ना रोक पाए, और हमारा अगर आपको हिट कर गया और आप अपने सारे डिफेंस अगर तैयार हो उसके लिए, आपने डिफेंस अलर्ट कर दो, हम अपने डिफेंस हम यहाँ से चलाते हैं, देखते हैं कौन किसको मिसाइल हिट करता है पहले। तो आज उन्होंने अमेरिका को ये चैलेंज कर दिया कि आप ज़रा फिर खेल लेते हैं ना, एक मिसाइल आप मारो, एक हम मारते हैं और खेल लेते हैं।
ये नहीं कि मतलब तबाह कर देते हैं, एक एक मिसाइल मार के टेस्ट कर लेते हैं कि किसका क्या। अब ये बड़ा ही खौफनाक है। होता है ना, चैलेंज कबूल करें, वो तो सिर्फ बाइडेन कहेंगे अच्छा चलो मैं कबूल करता हूँ चैलेंज। तो ये बड़ा एक प्रेसिडेंट पुतिन ने वहाँ पे बात करते हैं, कोई मसला नहीं है, क्या कितना मिसाइल पावरफुल है कितना नहीं है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम जो हैं वो तैयार हैं। अच्छा, दूसरा तो मीटिंग के लिए मैं तैयार हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, इलेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा तारीख़ में इससे ज़्यादा मजबूत, तवाना और गहरे नहीं हुए जितने इस वक्त चाइना और रशिया के ताल्लुकात हैं। तो ये तो बिल्कुल एक अजीब सी बात होगी कि इस वक्त कोई भी ये समझे कि हम यानी रशिया और चाइना एक पेज पे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट की, और साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो सीरिया में हुआ है, उन्होंने कहा बेसिस हमारी वहाँ पर रहेंगी, हमारी सारे ग्रुप्स के साथ बातचीत है। ये मैंने बहुत पहले बात की थी कि चेचन्स की जो मौजूदगी है इन सारे ग्रुप्स में जो सीरिया में मौजूद हैं या जो इराक़ में है, ये चेचन्स की मौजूदगी रशिया के पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। फ़ौजें अगर चली भी जाती हैं तो ये प्रॉक्सीज, ये मतलब प्रॉक्सीज, और वो जो चेचन प्रेसिडेंट होंगे वो कहेंगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। वो कहेंगे रमज़ान को, तो कहेंगे मुझे भी नहीं पता, चेचनिया के लोग लड़ रहे हैं, तो ठीक है। मतलब वो तो ये तो छोड़ देना। ये आपको पता है यहाँ पे जब ये हुआ था 9/11 के बाद जब अमेरिकन आए अफगानिस्तान में, तो इनके हाथ एक अमेरिकन शहरी लग गया था। यहाँ से एक अमेरिकन लड़ रहा था तालिबान के साथ, यानी अमेरिकन वो ब्राउन अमेरिकन नहीं, प्रॉपर गोरा अमेरिकन यहाँ पे लड़ते वो पकड़ा गया था। एनीवे, अच्छा, तो मैं आपसे जरिए बात करूँ तो एक तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये है कि जो ट्रंप है ना, ट्रंप की आमद से पहले वो क्या कहते हैं कि वो एक सिस्टम पूरा ऊपर नीचे हो रहा है कि यार 1 मिनट ठहर जाओ, क्योंकि वो कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, वो तेज़ हो जाती हैं, उनमें तेज़ी आ जाती है, यानी वो चल अपनी जगह रही होती हैं लेकिन तेज़ी आ जाती है, ठीक है ना। जैसे कोविड के दौरान कुछ वाक़यात हो रहे थे, कोविड में तेज़ी आ गई थी, कोविड के दिनों में वो वाक़यात तेज़ होने शुरू हो गए थे। इसी तरह से ट्रंप से के आने से पहले वाक़यात में तेज़ी आ गई है। एक तो सूरत हाल ये बनी है कि जो यूरोप लीडरलेस है इस वक्त, यूरोप जो है वो उसका कोई लीडर नहीं है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ना सिर्फ ये है कि यूरोप एक तरह से उसको डिफ़ाइन इस वक्त करना मुश्किल है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुझे समझना मुश्किल है कि यूरोप EU है कि शेंगन है कि जो है वो नेटो तो कुछ बिल्कुल ही कुछ और है, तो मतलब लेकिन अब 2 मुल्क जो है ना वहाँ पे वो ऐसे हैं कि जिन दोनों मुल्कों की लीडरशिप जो है ना इस वक्त कमज़ोर हो गई है। एक प्रेसिडेंट मैक्रोन, ज़ाहिर है कि इंटरनल टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, डेमोक्रेसीज़ हैं, एक वहाँ पे इमिग्रेंट्स की वेव्स है और इश्यूज़ हैं, इकॉनमी इश्यूज़ हैं। दूसरा जर्मन, तो 2 बड़े मुल्क जो हैं वो वहाँ पे। अब यूरोप के लिए बात कौन करेगा, यूरोप के लिए बात कौन करेगा, क्योंकि बाकी जो मुल्क हैं वो तो जो है उनके वो इन्हीं को अपना लीडर समझते हैं, 2 बड़े मुल्कों को। ऑल्दो के बाकी मुल्क भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स, ये सारे मुल्क, लेकिन बहरहाल जर्मन और फ्रांस जो है वो दोनों पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हो गए। फिर यह है कि अमेरिका के और इत्तेहादी इस वक्त इंटरनल टर्मोइल का शिकार हो गए। साउथ कोरिया एक बहुत बड़े इंटरनल टर्मोइल का शिकार है कि भाई सदर का करना क्या है, मतलब सदर ने मार्शल लगाया, वो मार्शल फेल हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, फेल कैसे हो गया, मतलब अजीब एक रौला है उधर भी। फिर जापान के अंदर एक मसला है बहुत बड़ा कि भाई वहाँ पे कमज़ोर लीड प्रेसिडेंट है, अभी ये वो आ गया। अच्छा, रोमानिया के अंदर सदर एक इलेक्शन जीत गया, वो पता चला वो तो प्रो रशिया है, फिर इलेक्शन ही रुक गया, फिर हंगामे हो रहे हैं। जॉर्जिया में, ठीक है ना, वो मतलब एक टर्मोइल है बहुत सारी जगहों पे। इसमें सीरिया दरमियान में, वो अब पहले राउंड में तो टर्की आगे आ गया। टर्की इसको कैसे, प्रेसिडेंट उर्दुगन इस वक्त कायरो में है, और काहिरा में जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ईरान के शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे हैं, तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी तो मुलाकात आपस में हो गई है सबकी, यानी 2 की इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना मुलाकात। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हो गई, लेकिन दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट की क्या मुलाकात होती है, मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर्स की हो गई है, मौजूद हैं। तो देखना ये है कि टर्की और ईरान के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी मुलाकात क्या होती है, और सामने फिर सीरिया के हवाले से क्या बात आती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो मैं इम्पोर्टेंट बात कह रहा था कि मुल्क इस वक्त लरज़ रहे हैं। एक और बड़ा अहम मुल्क, अहम इत्तेहादी
अमेरिका का अहम तरीन इत्तेहादी अगर आप कहें उनमें से एक मुल्क जो है कनाडा, वो पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार हो गया है। अच्छा, वो इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार इसलिए हुआ है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो हैं, जिनका मैंने कल भी जिक्र किया था, वो उनकी वज़ीर ख़जाना वो रिज़ाइन कर गई। ये वज़ीर ख़जाना वो हैं जिन्होंने ट्रंप 1.0 में उनका जो है कनाडा के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, फिर यानी अब कनाडा के लिए खड़ी हुई थी। अमेरिका को उन्होंने जो वहाँ से रिमार्क्स आते थे, बातें होती थी, ये कर देंगे वो कर दें, तो ये खड़ी हुई। और फिर ये डिप्लोमेट ऑफ द ईयर का भी इनका जिक्र मैं कर चुका हूँ। लेकिन अब यह है कि वो कहते हैं ना कि वो ट्रंप जो है ना, वो उन्होंने ना सिर्फ ये है कि इनका जब इस्तीफ़ा इन्होंने दे दिया तो ट्रंप ने इनको कहा कि टॉक्सिक, और टॉक्सिक कह के इनको लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप ने मज़ीद आगे जो है ना, वो मज़ीद एक अब वो मजाक किया क्या किया, लेकिन उसके नतीजे में कनाडा में बेचैनी पैदा हुई। और ख़ास तौर पे इसलिए कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो उसको जवाब नहीं दे पाए, जिस तरह जवाब की तवक्को थी वो जवाब नहीं दे पाए। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अच्छा, ये जो जस्टिन ट्रूडो ने बड़े ज़बरदस्त, ये पॉपुलर पूरी दुनिया में बड़े ये तकरीबन इनको 9-10 साल इनको हो गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। इनके जो फादर हैं, इनके वाले, वो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, बड़े पॉपुलर पर्सनैलिटी इनके फादर की। और सन 2000 में उनका इंतकाल हुआ था। 2 दफ़ा वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, और कहा जाता है कनाडा के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इनके फादर थे, पियर ट्रूडो जो है। तो उनके ये साहबजादे हैं, और तकरीबन इनको 9 साल के करीब 9-10 साल इनको हो गए। 2015 से हम काउंट करें तो 10वां साल शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि ये इनका सबसे ज़्यादा जो है ना, वो आप समझें कि ये इशू अब जाहिर है कि बहुत तवील अरसे तक आप रह जाते हैं तो फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 बातें की कनाडा के बारे में। पहली बात तो मैं उनकी ग्लोबल न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कनाडा जो है, बहुत सारे, ट्रंप साहब ने कहा कि बहुत सारे कनाडा के लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत होना चाहिए। अच्छा, अब ये कनाडा में ये खबर छपी हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको जो है ना, ये कनाडा को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, क्या कनाडा अलग सा। अच्छा, और फिर यहाँ बात नहीं ख़त्म की उन्होंने, वो कहते हैं कि जो 51वीं रियासत होना चाहिए, और 51वीं रियासत का फिर एक कोई गवर्नर भी तो हो ना। तो ये अब NBC न्यूज़ को कोट कर रहा हूँ, ये उन्होंने चंद रोज़ पहले कहा, दोबारा उन्होंने बात की, उन्होंने मॉक किया प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को। उन्होंने कहा कि उसका गवर्नर होना चाहिए, ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा बन जाए। और अगर उसका ये NBC न्यूज़ कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ये जस्टिन ट्रूडो से गवर्नर बन जाए तो क्या इशू है। अच्छा, अब ये जनाब रौला है बहुत बड़ा। अब वो कनाडा का जो मीडिया है, ये मैं 12th स्लाइड कोट कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप सेज कनाडा बिकमिंग 51st US स्टेट इज़ अ ग्रेट आइडिया। वहाँ पे जीन चर्चिल जो हैं उन्होंने बड़ा शदीद मजम्मत की है, वगैरह 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 सारी। अब ये कि ये वहाँ पे मसला। अच्छा, कल वहाँ पर उनकी जो ये जो रूलिंग पार्टी है उसका एक इजलास हुआ, यानी एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी। उस मीटिंग में ये हुआ कि वहाँ पर जो है ना, वो बहुत से जो MPs हैं, वो उनकी तरफ से प्रेशर बन रहा है कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़ा दें बतौर प्राइम मिनिस्टर। और वहाँ पर जब उनकी जो रिज़ाइन कर गई क्रिस्टिया फ्रीलैंड, वो आई, तो उनके आने पे ये रूलिंग पार्टी के जो MPs थे वो ज़्यादा खड़े हुए, बहुत उनका इस्तकबाल हुआ, उन्होंने तनकीद की। अब ये पार्टी के अंदर हो रहा है सारा। ये ज़हन में रखें कि मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, इनको एक इत्तेहादी की ज़रूरत है, जो जिस इत्तेहादी की वजह से इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी हुकूमत में है। और जो अपोजिशन में कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने अभी तक इनके रिज़ाइन का मुतालबा नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर से ये मुतालबा शुरू हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो रिज़ाइन करें अपनी पार्टी के अंदर से ही। और ये हो सकता है कि वो इत्तेहादियों को, जो इत्तेहादी हैं वो अलग हो जाएँ, वो मतलब एक पॉलिटिकल टर्मोइल वहाँ पे खड़ा हो गया। और ये डिस्कस होना शुरू हो गया कि जी ये जो है, ये एसोसिएटेड प्रेस ने आज इसको छिड़ भी दिया कि जी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर फेसेस कॉल टू रिज़ाइन। ये 4th स्लाइड में कोट करूँ, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो उन्होंने सिनेरियोज रखे हैं कि भाई वो रिज़ाइन कर सकते हैं, हो सकता है रुके हैं, लेकिन फिर ट्रंप को आगे
अब कौन ट्रम्प, अभी तो एक बयान के ऊपर ही है। अच्छा, एरिक ट्रम्प साहब ने वो एक्स के ऊपर एक और मैसेज डाल दिया। एरिक ट्रम्प का अगर वो एक्स हम दिखा सकें, उन्होंने वो ट्वीट या एक्स कर दिया उन्होंने, और बाकी तो हैशटैग करके, तो वो हैशटैग चलना शुरू हो गया। उसके ऊपर लिखा हुआ है 51st स्टेट कैनेडा। अच्छा, अब आप ये देखें ना, 51st स्टेट कैनेडा, ये ट्वीट कर दिया एरिक ट्रम्प ने। अब एक रौला पड़ा हुआ, इसको किए जा रहे हैं जनाब। वो अमेरिका में कनाडा में हैशटैग बन गया कि ये तो कनाडा 51st स्टेट है। अब वो जनाब एक अच्छी पोजीशन की जस्टिन क्या जवाब दें, क्या? अच्छा, ये जवाब देती थी पहले सख्त किस्म का भी। अभी तो देखें ना कि शेर की आमद है कि रन कहाँ पर है, अभी आने से पहले ही रौला पड़ गया कनाडा के अंदर। अच्छा, मैं वक्फे में जाने से आपसे पहले से भी बात कहूँ कि अब मुझे नहीं पता कि अगला ट्रम्प साहब किसको मॉक करेंगे या किसको। इसको तो देखें ना, मॉक करके ना, कनाडा के लोग तो कहते हैं कि क्या उन्नीस स्टेट बन जाओ, ये तो कनाडा, तो देखें ना क्या मतलब है। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक दो पटाखे चलाए, वो कनाडा पूरा हिल गया। ये उनका नेटो का इत्यादी है, पड़ोसी है उनका, ठीक है ना, और वो सारा जो मतलब हिल गया कनाडा। अब जनाब एक और साहब है, ये गट फीलिंग है, एक और साहब है जिनको ट्रम्प पसंद नहीं करते। अच्छा, और ट्रम्प लेकिन उनको पसंद नहीं करते, लेकिन एक दफ़ा मिले हैं, एक दफ़ा आज उनकी टेलीफोन पर बात भी हुई है और बड़ी अच्छी बात हुई है। ये हो सकता है कि ट्रम्प साहब का दिल जो है वो साफ़ हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ट्रम्प साहब का दिल इतनी जल्दी साफ़ होता नहीं है। वो केयर स्टैमर है, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है, आज दोनों की बात हुई है ट्रम्प साहब। लेकिन यह है कि ये ब्रेक्जिट से बरतानिया निकला हुआ है, वहाँ पर यूरोप के अंदर खप पड़ी हुई है, टोटल जो है वो बड़े बड़े इनकी मेजॉरिटी है, वो बड़े ज़बरदस्त, ये बड़े ज़बरदस्त लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इनका वो मिजाज नहीं है जो ट्रम्प का मिजाज है। और इनकी जो टीम है वो ट्रम्प की बड़ी नकाद रही है माजी में, और ये ट्रम्प भूले नहीं है। अब आज बात तो हो गई है फ़ोन पे, लेकिन ट्रम्प की और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं केयर स्टैमर की, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी निभेगी। लेकिन जो इस तरह का बयान है ना, ये कनाडा के देखिए, बरतानिया में भी लोग बड़े ब्रिटिश बड़ी ज़बरदस्त कौम, इस तरह के एक दो बयान आ गए, इन्होंने जवाब ना दिया ना उस तरह से, तो वो जो पोजीशन बनी ना जस्टिन ट्रूडो, आपको लीडरशिप एक देखें ना। अब ये जो पाबंदियाँ मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि भाई कोई अता तारड़ साहब आएंगे, कुछ फरमाएंगे, कोई ख्वाजा आसिफ साहब, कोई देखें ना उधर से वो खान साहब के ऊपर, तो वो तैयार लाइन से शुरू हो जाते हैं। ओ भाई ये क्या है, इसके ऊपर कोई बताएं तो सही हमें। तो एक चले मतलब देखें ना, इसके ऊपर पाबंदियों पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बात, कोई स्ट्रेटेजी, फॉरेन ऑफिस में बात करती, मुनासिब ठीक किया, मगर आप देखें तो सही ना कि जो इशू क्या है, तो वो उसके ऊपर आया जी, ये वो लॉबी हो रही है बाहर, ओ भाई जुल्फी बुखारी और खान साहब की तरफ से, ये बाकी सारे इल्ज़ामात और वो अपनी जगह मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की जहाँ बात आती है तो हरावल दस्ते में सारी सियासी जमातें, और हरावल दस्ते में खान साहब खड़े होते हैं और तहरीक इंसाफ खड़ी होती है पाकिस्तान के लिए, और ये न्यूक्लियर वगैरह, इससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक इंसाफ का कोई शख्स जो है वो या कोई कारकुन सोचे भी ऐसी बात जो पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन इशू ये कि बाकी बातों के लिए जो है इल्ज़ामात के लिए सारा वो है, इसके ऊपर अगर आज हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी हो जाती ऐसे ही तो अच्छा लगता, लेकिन ये कि नहीं हुई तो भी खैर है। ये पाबंदियाँ लगती रहेंगी आगे, आपकी हमें अपने ख़त्म करके ना मामलात को, कुछ तगड़े किस्म के लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, इसलिए ये ना हो कि जी फिर वही मसला आ जाता ना कि कमज़ोरियाँ क्या हैं, कमज़ोरियाँ पैसा बाहर पड़ा हुआ। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। वीज़ा कैसे लगेगा, पैसा बाहर पड़ा हुआ, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कैसे बात करें उस मुल्क के बारे में, ये इशू खड़ा हो जाता है ना सारा। चलें अब वक्त वाले उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अमन ओमान की नाक़िस सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। ये चल रहे हैं मामला, इनके आपस में चलते रहेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात सिर्फ ये बताऊं कि ये जो मैंने बात की ना कि ट्रम्प टीम जो आ रही है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, और जो ब्रिटेन की में जो इस वक्त टीम काम कर रही है, ये इनके मिजाज में बहुत फ़र्क है। चंद रोज़ पहले जो है, और मैंने जो बात की ना कि ताल्लुकात आगे कैसे चलेंगे, ये कल चंद रोज़ पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, मैं रिकॉल में किस बेस पे ये बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो ब्रिटेन है वो
टेक्निकल पुलिस स्टेट है, ठीक है, और बहुत ही ज़ालिमाना। और ये मैं NBC कोट कर रहा हूँ 16 स्लाइड। और उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो टेक्निकल पुलिस स्टेट है उसमें टेलीग्राफ को नए इलेक्शन होने चाहिए, ये हुकूमत घर जानी चाहिए और नए इलेक्शन होने चाहिए। ये इलॉन मस्क ने कहा। इलॉन मस्क ने कहा कि बरतानिया में नए इलेक्शन होने चाहिए। कैसी जी बात है? वो कह रहे हैं ये जो एक नए इलेक्शन बरतानिया में होने चाहिए। अच्छा, तो और फिर मतलब ये यहाँ से उस तरह से जवाब नहीं किया बरतानिया की तरफ से, उस तरह से जवाब, बस ये ओपेड वोपेड आगे पीछे उनके छपे दो चार, लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। इलॉन मस्क उनकी टीम का मेंबर है। तो आने वाले दिनों में अब वो कैसे बात होगी, कैसे दुनिया ने आगे मूव करना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसमें एक और आज बात जो इम्पोर्टेंट है, एक तो काहिरा के ऊपर और सीरिया पे हम कल बात इसलिए करेंगे क्योंकि अभी देखते हैं कि जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं और ईरानियन प्रेसिडेंट के आपस की मीटिंग से क्या बात सामने आती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक और आज इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कनाडा में मैंने आपसे कहा ना पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो रहा है, उसको कैसे जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वो अगर खामोश हो जाती हैं तो फिर यहाँ से वो लोग नहीं है जो जवाब दें। मतलब ट्रंप की टीम का वो पता चला एक छोटा सा उनका कोई बंदा एक उसने पटाखा चलाया, दूसरा चलाया तो मुल्क सामने हिल गए, क्योंकि सारे वो हॉक्स हैं और वो इस वक्त इसको दुनिया की पूरी जो डीप स्टेट और जो सिस्टम है उसको चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। शुरू कर दिया उन्होंने करना। देखिए ना, कनाडा को आते ही उन्होंने कि भाई, उन्होंने कहा था कनाडा ने कि हम पे टैरिफ लगाओगे, फलां लगाओगे, उन्होंने हुकूमत ही ला दी पूरी झटका देके। उन्होंने 51st स्टेट हो भाई तुम तो, कनाडा के लोग ही कहते हैं, तो वो तो बिल्कुल पीछे, अब क्या जवाब दें आगे से वो। अच्छा, तो इशू ये है सारा। तो अभी यूरोप के अंदर आप देखें, यूरोप हिला हुआ है, इधर इलॉन मस्क ने स्टेटमेंट दी बरतानिया। तो मुल्क इस वक्त जो है ना ज़रा थोड़ा सा अपने आप को देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में तैयारी कर रहे हैं कि कैसे इसमें कैसे आगे जाके हमने मूव करना है। इसी दौरान जो मीटिंग हुई है, जो अजीत डोवल इंडिया के जो NSA हैं और जो चाइना के जो वांग ली हैं, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग 5 साल बाद हुई है चाइना में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि ये एक इस लेवल पे मीटिंग हुई है पहले, लेकिन एक प्रॉपर मीटिंग, और फिर उसके बाद 6 पॉइंट कंसेंसस सामने आए। और उसमें मैं ग्लोबल टाइम्स को यहाँ पे देख रहा हूँ सिंपली, तो उसमें 23rd मीटिंग है और उसमें 6 पॉइंट्स कंसेंसस के हैं और उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा डी एस्केलेशन हुई है दोनों तरफ से। यानी दोनों तरफ से जो है वो ज़ाहिर बयानबाजी भी नहीं हो रही, दोनों तरफ से जो है वो काफ़ी जगहों के ऊपर से, नथुला पास के ऊपर भी उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, बोथ साइड्स एग्री कर रही हैं नथुला पास के ऊपर भी वहाँ पे ट्रेड शुरू की जाए। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर और मामलात के ऊपर भी बातचीत हुई है। अच्छा, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मनसरवो वार यात्रा में, माजरत अगर इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, तो ये जो वहाँ पे यात्रा है ये दोबारा स्टार्ट होगी, ये इसके ऊपर भी बात हुई है, ठीक है ना, ये चाइना की। लेकिन हैविंग सेड इट कि ये सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ दोबारा, डी एस्केलेशन ब्यूरो टाइम्स ऑफ इंडिया में पेंटागन का बयान लगा हुआ है, ये 26 स्लाइड के, इंडिया हैजंट ईज्ड LAC बिल्डअप, फौजें अपनी जगह मौजूद हैं चाइना। तो इंडिया जो है वो एक तरफ यानी यूँ समझें कि वो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे वो हट गए हैं, लेकिन पेंटागन कह रहा है कि नहीं, वो तो अपनी जगह मौजूद है, बिल्डअप्स अपनी जगह मौजूद हैं चाइना के। चाइना जो है वो जहाँ पे आ गया है तो वहाँ से वो ठीक है, कुछ जगहों पे उसने कहा कि आप यहाँ से गुजर जाएँ, यहाँ से निकल जाएँ आगे, पता ये वो सारा, लेकिन फौजें मौजूद हैं। पेंटागन ने ये मैसेज दिया इंडिया को। तो अब ये बड़ा आने वाले दिनों में बड़ी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी है कि कौन सा मुल्क कैसे क्या करता है, किस तरह अंदरूनी मामलात में जो उलझ गया मुल्क इस वक्त, और वो भी हंगर गेम्स में, वो जो है ना वो सीरिया आपके सामने है ना। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इसराइल में आज जो है वो एक उन्होंने 3 बंदरगाहों को हिट किया हुतीस की, और 3 बंदरगाहें उन्होंने हिट की। और क्योंकि हुतीस की तरफ से मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं इतने दिनों से, तो उसका तो कोई सर पैर हमें समझ नहीं आ रहा, इसराइल को भी नहीं समझ में क्या करें, हुतीस का क्या करें। अरब मुल्क हुती से मसला कभी फटा नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि अरब ममालिक जो हैं वो इसलिए नहीं कि वो देखें, ये जो है ना जो कंस्ट्रक्शंस हैं ना,
जो हम लोग पाकिस्तान इंडिया वाले इसको ज़्यादा समझ लेंगे बात को। हम जब भी कोई घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी कटाई, वहाँ वो पत्थर, वो कुदाल से पत्थर होते हैं ना खुदाई, तो उसके बाद वो बीच में वो अंदर वो बजरी वजरी डालते हैं, वो पूरी गहरी जनाब बुनियादें, ऐसे ही होता है ना। लेकिन ये होता है कि रेत के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनती हैं ना रेत पे, वो बड़ी अजीब सी सूरत। आप देखें ना जो पत्थर के इलाकों में, इवन जो आम जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें वो कुदाल का जो है ना ज़रूर उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है। अब इशू ये सारा कि ये जो बहुत सी कंस्ट्रक्शंस हैं ना जो कि सहराओं में बनी हैं तो वो रेत में ही है, क्योंकि पत्थर तो नीचे नहीं है ना, तो रेत के अंदर ही वो फिर उन्होंने एक ख़ास अंदाज में आके, उस वक्त ये तो होती तो नहीं थे, तो वो आके उन्होंने वो पिंजरे से बना के थोड़ा सा किया और बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब ये जब मिज़ाइल विज़ाइल आती है ना ऊपर से, तो उसके नतीजे में ये होता है कि क्योंकि वो एक उसकी धमक सी जो है ना मिज़ाइल्स की, अगर ऊपर आप उसको, आपका डिफेंस सिस्टम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और आप उसको हवा के अंदर, अगर देखें ना ये तल अवीव वगैरह में तो छोटी नीचे है ना इमारतें, वो जहाँ पे बड़ी इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा मंजिला इमारतें, तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना कि पूरी जनाब पता चला बिल्डिंग हिल गई शीशों की, और वो जो है वो पता चला आपका कितना ही पावरफुल क्यों ना डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन ये मिज़ाइलों का हंसी मजाक तो इस वक्त बड़ा अजीब सा है ना, कोई एक भी गिर गया मिज़ाइल तो मुसीबत। तो अब देखें ना, अब उन्होंने तो ये हुतीज़ का जो मसला ख़त्म हुआ, बीच में आपको पता है ना कई खलीजी मुल्कों के अंदर हुतीज़ ने मिज़ाइल उनके अंदर फेंकने शुरू, तो ये सीज़फायर हुआ और वो ख़त्म हुआ मामला। अब जनाब इसराइल ने 3 उनकी जगह दोबारा हिट की, सना को हिट किया, को हिट किया, वो उनकी जो पोर्ट्स हिट की, पोर्ट्स हिट करके उन्होंने कहती है कि सत्यानाश बेड़ा गर्क हमने कर दिया। इसके बाद ये बचार लफ्ज़ किया, ये भी किया, और हुतीज़ के हमने उड़ा दिए सारे। अभी बात ख़त्म ही की थी उन्होंने, एक मिसाइल फिर हुतीज़ का आया, वो दोबारा सेंट्रल इसराइल पे आके गिर गया, एक स्कूल के पास, फिर उन्होंने मार दिया मिसाइल। तो अब मसला ये है कि वो अब ये हुतीज़ हैं, ये अब ये देखें, ये जो भी कुछ होने जा रहा है ना, ये तो अभी सीज़फायर तो जल्द से जल्द हो जाए, फिर आज गज़ा में शांति हुई दोबारा, ये सीज़फायर हो जाए जल्द से जल्द। लेकिन इशू ये है कि सीज़फायर होते ही और फिर टर्की आमादा हो गया है कि वो अपने हमास की लीडरशिप जाएगी, और लीडरशिप जो मुरादी जो कैदी रिहा होंगी इसराइल की जेलों से, और वो हमास भी एग्री कर गई है, तो वो सारा प्रोसेस हो रहा है। लेकिन इशू ये सारा कि ये सारे अनफिनिश्ड हैं, इसमें से ये जहाँ पर जो भी कुछ होगा ना, मिसाल के तौर पे यूक्रेन को क्या करेंगे, तबाह हो गया यूक्रेन, बर्बाद हो गया यूक्रेन, वो नेटो के आगे क्या बनेगा, एक्सपेंशन कैसे होगी, क्या बनेगा, नेटो कुछ नहीं पता। अब जर्मन अपने आप को देखेंगे, फ्रांस अपने आप को देखेगा, मुल्क अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर कहीं यूरोप का तस्वुर आएगा ना। ब्रिटेन अपने आप को देखेगा कि भाई हम ब्रेग्जिट से तो निकल गए, क्या मुसीबत है, लेकिन आगे ट्रंप को भी निपटाना है, यूरोप को भी देखना है, तो मतलब मुल्क अपने आप को देख रहे हैं। तो ये अब आने वाला जो अरसा है ना, इसमें ये इंतहाई फजूल इशूज़ हैं कि हम किन बातों में उलझे हुए हैं। ये कोई इशूज़ हैं ही नहीं, रियासतों के इशूज़ तो बिल्कुल, ये इशू आज हमारा ये है कि ये बच्चे हमारे बाहर क्यों गए, और इतने लाख रुपया उन्होंने दे दिया और वीज़े लगवा लिए, और वो वीज़े लगवा के जहाज़ के ज़रिए कहीं पहुँचे ना, सीधा यहाँ से तो नहीं, रिक्शे में बैठ के तो नहीं पहुँच गए ना यूनान या लीबिया, तो पहले किसी एयरपोर्ट पे गए हैं, फिर वहाँ से फ्लाई किया उन्होंने, फिर वो आगे। तो बात ये सारी कि ये सारे मामलात को रियासतों ने एक साथ देखना होता है। आने वाले दिनों में पाबंदियाँ भी लगेंगी, मुल्क एक दूसरे पे लगाएंगे, केओस खड़ा होगा। ये आप ये इसका देखें ना, ये मैं अनफिनिश एजेंडा क्यों कह रहा हूँ। सीरिया एक हमेशा लंबे अरसे के लिए एक अनफिनिश एजेंडा रहेगा। मुल्क टूट गया ना, लड़ते रहे, अच्छा इस इलाके में वो है, उस इलाके में वो आ गए, कुर्द हैं, ये फलाना ढिमाकना, गैस की पाइपलाइंस कैसे बिछेंगी, मुआहदे कैसे होंगे, पाबंदियाँ लग रही हैं, उससे कैसे आपने निकलना है, सोशल अनरेस्ट को कैसे रोकना है, अकाउंटेबिलिटी कैसे आपने करनी है। ये नहीं कि पता चला मुल्क अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, और कभी कोई सरमायाकारी नहीं होती जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ना हो। जो कि बात तो करें ना कम से कम, और नीचे उम्मीद तो दिलाए लोगों को, अपने सोशल अनरेस्ट को ख़त्म करें कम से कम। तो बात ये सारी कि अब ये अगले चंद दिन, चंद रोज़, चंद हफ्ते, चंद साल, चंद दिहाइयाँ, इसमें दुनिया स्टेबल नहीं होने जा रही। ये नए नॉर्म्स में, जो नए नॉर्म कहते हैं ना कि नॉर्मल हालात ये हैं कि बस
वो ऐसे ही ये नॉर्म्स हैं, बल्कि शायद इससे ज़्यादा एक हिजान सा बपा हो दुनिया में। सिस्टम्स गिर रहे हैं ना, और उसके बाद जो भी नया सिस्टम बनेगा, जब तक वो 5 साल में बने, 4 साल में बने, 10 साल में बने, जब भी बने तो और ब्लॉक्स क्लियर होंगे कि अच्छा जी कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन से मुल्क दरमियान में हैं, कौन से सबसे ताल्लुकात बेहतर है कि चलो जंगें भी होंगी, पाबंदियाँ भी लगेंगी, साइबर अटैक्स भी होंगे, सोशल अनरेस्ट भी होगा। अब उसमें यह है कि ये नया नॉर्म है। वो कहते हैं ना, वो जो उस दिन भी बात हो रही थी आदिल नजम साहब, गोल्ड ओल्ड एज, मुशाहिद साहब से, गोल्ड ओल्ड एज जो थे ना, अच्छा बैठे हैं सारे लोग 80s में 70s में, वो जी हम तो जी ऐसे हैं ना कि वो 60s में हम तो जी काम करते थे, वो जी 20 साल हम आ रहे और अभी 25 साल वो सुकून से बच्चे, वो दौर खत्म, वो दौर भी चले गए, उन दौर की जो रवायात थी वो भी चली गई, और उनमें लोग कैसे रहते थे वो भी चले गए। अब ये नया नॉर्म है कि हालात ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना, सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। उसको मजीद एक्सकेलेट ना करें, मुल्क अपने अंदर मजीद हिजान ना बपा करें, और इसको ही नॉर्मल समझ के इसके मुताबिक अपने आप को एकोमोडेट करें, बजाय इसके कि कचरे में बैठ गए स्मगलर को पैसे देके और वो जाके बच्चे डूब गए। और हमारी जो एलीट है अकाबरीन, वो भी बराह करम अपनी हंगर गेम से निकलें खुदारा, ठीक है ना। ये जो ड्रामेबाजी लगाई हुई है ना, नज़रिया फलाना तो ढमाकना तो मैं अच्छा तो वो गद्दार तो ये इससे निकल के और ज़रा जो इश्यूज़ हैं उनकी तरफ जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम पब्लिक फैटी लगा रही है काबरीन की पूरी दुनिया में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।